हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS के इस सेशन में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आप भारत में एडटेक के बारे में जानते हैं या आप भारत के एडटेक का जो स्पेस है, जो संस्थान भारत में एडटेक में महत्ता प्राप्त किए हुए हैं, तो आपने बाइजू के बारे में ना सुना हो ऐसा तो संभव है ही नहीं। हो सकता है आपने अच्छे शब्दों में सुना हो कि बाइजू एक ऐसी कंपनी है जिसने भारत में देखा जाए तो एडटेक के स्पेस को डिफाइन किया है, इसको परिभाषित किया है। या फिर हो सकता है आपने नकारात्मक तरीके से सुना हो कि बाइजू में बहुत प्रकार की वित्तीय गड़बड़ियां हैं, इसमें जो निवेश हो रहा है उसका स्रोत नहीं पता, ये अपने खर्चे कहां कर रहा है ये नहीं पता, छात्रों के खराब फीडबैक और रिफंड की प्रॉब्लम वगैरह वगैरह। कैसे भी सुना हो, बाइजू का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो आज हम बात करेंगे बाइजू में अभी जो एक ताजा विवाद हुआ है, जिसके तहत बाइजू ने एक $40 मिलियन का जो एक उनको ऋण का एक ब्याज चुकाना था, वो चुकाने से इनकार कर दिया है और उल्टा जो ऋणदाता है उनको ही कोर्ट में लेकर वो चले गए हैं। एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा विवाद आखिर है क्या। यह पूरा विवाद न सिर्फ बाइजू कंपनी के हिसाब से समझना जरूरी है, जिसमें हमारी बहुत विशेष रुचि नहीं है, लेकिन यह पूरा विवाद यह समझाता है कि एक फंड रेज करने की या फिर वित्त पाने की अंधी दौड़ में कई बार कंपनियां और निवेशक दोनों किस किस प्रकार की गलतियां करते हैं। तो एक जो बहुत तेज गति से बढ़ता उद्योग है, उसमें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, यह हमको इस सेशन से समझ में आएगा। शुरू करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि यूपीएससी प्रिपरेशन के मामले में बाइजू स्टडी IQ का एक प्रतिद्वंदी है, एक कॉम्पिटिटर है। तो यह एक डिस्क्लेमर आवश्यक है, इस बात को आप समझें। लेकिन इसमें हम बाइजू के कोर्स की क्वालिटी, उनका कोर्स किस प्रकार का है, यह सब चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल बाइजू के वित्तीय स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे, केवल उनके फाइनेंशियल एक्शंस की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि वो एक प्रतिद्वंदी है, इसलिए आपको यह बात बतानी मैं जरूरी समझता था। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हां, तो ये सब चीजें बाद में देखेंगे, पहले हम मुद्दे पे आ जाते हैं। तो मुद्दा यह है भाई कि बाइजू आखिरकार कौन है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि बाइजू कौन है, तो आप सबको पता है कि भारत का एक एडटेक जायंट है। अगर आप भारतीय एडटेक स्पेस की बात करते हो तो उसका एक सबसे बड़ा प्लेयर निश्चित तौर पे बाइजू है। एक टीचर थे, कैट की कोचिंग कराते थे, बाइजू रविंद्रन, दिल्ली में कैट के बैचेस चलाते थे। फिर उन्होंने अपनी तैयारी के लिए अपने बच्चों को एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तैयार करने के लिए एक ऐप बनाई, थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई, और धीरे धीरे वो ऐप विस्तृत होते होते बाइजू जैसी बहुत बड़ी कंपनी बन गई। एडटेक स्पेस क्या होता है, जो आप और मैं भी अभी कर रहे हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एड यानी कि एजुकेशन, टेक यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन यह पढ़ाई आप तक कैसे पहुंच रही है, किसी तकनीक के माध्यम से पहुंच रही है। मैं आपको एक ट्रेडिशनल क्लासरूम वाले तरीके से नहीं पढ़ा रहा कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। समझ में आया? यह होता है एडटेक स्पेस। तो बाइजू का जो लेटेस्ट फंडिंग राउंड हुआ था, उसमें उसकी वैल्यूएशन यानी कि बाइजू कंपनी की कुल कीमत करीब करीब $22 बिलियन आंकी गई थी। एक बार एक सेकंड सांस लीजिए और सोचिए, $22 बिलियन, 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़, यानी कि लगभग 2200 करोड़, याद रखिए रुपए नहीं डॉलर, इतनी बाइजू की वैल्यूएशन आंकी गई थी। और निश्चित तौर पे भारत के स्टार्टअप, ना सिर्फ एडटेक वगैरह में बल्कि पूरे स्टार्टअप के इकोसिस्टम में हम ये कह सकते हैं कि बाइजू भारत का सबसे ज्यादा वैल्यूड स्टार्टअप था। यहां तक कि एडटेक के स्पेस में बाइजू दुनिया के सबसे ज्यादा वैल्यूड स्टार्टअप्स में से एक था। तो बाइजू एक बेहद सफल कंपनी मानी जाती थी और बेसिकली उनका वैल्यूएशन इस बात का सबूत था कि बाइजू में उसके निवेशकों का कितना भरोसा था। कोविड का समय आया, फिर आया कोविड का समय, हम सभी को पता है। तो एडटेक के व्यापार में बहुत वृद्धि हुई, यह हमको पता है। एडटेक का व्यापार जो है कोविड के समय बहुत ज्यादा बूम आया, क्योंकि जो ट्रेडिशनल क्लासेस हैं, ट्रेडिशनल ट्यूशन सेंटर्स थे, वो सारे बंद हो गए। आप अगर कोचिंग क्लासेस का भी तरीका देखेंगे तो कोचिंग क्लासेस भी आपकी जो है सामान्य तौर पे बंद हो गई थी कोविड के समय। तो सभी छात्र जो है वो ऑनलाइन कोचिंग की तरफ गए, और जो ट्रेडिशनल कोचिंग्स थी उनको ऑनलाइन बनने में समय लगा, उनके पास एक्सपर्टीज नहीं थी। लेकिन बाइजू जैसी कंपनियां जिनके पास ऑनलाइन स्पेस पहले से था, जो ऑनलाइन में पहले से बहुत बड़े एक्सपर्ट थे,
उन्होंने धीरे धीरे यहां पर भी कब्जा करना शुरू किया और उनका व्यापार जो है बहुत तेजी से कोविड के समय में बढ़ा। कई गुना वृद्धि उनके व्यापार में कोविड के समय में हुई और उस समय बायजू अपनी ग्रोथ को लेके, अपने विकास को लेके बेहद ज्यादा आक्रामक था, बेहद अग्रेसिव था। बायजू ने उस समय बहुत सारी कंपनियों को खरीदा, न सिर्फ भारत की बल्कि भारत के बाहर की भी। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उसमें से व्हाइट हैट जूनियर नाम की एक कंपनी का एक्विजिशन था, जिसको बायजू ने काफी बड़ी रकम देके पूरी तरह से कैश देकर खरीदा। तो बहुत सारी कंपनियों को बायजू ने एक्वायर किया, अपने बिजनेस को मजबूत किया और बायजू को देख के उस समय ऐसा लगता था कि अब यह कंपनी शायद नहीं रुकेगी और भारत के एडटेक स्पेस पे पूरी तरह से कब्जा कर लेगी। ऐसा प्रतीत होता था अगर आप 2019, 20, 21 के आसपास या 21 के पहले हाफ की अगर आप गतिविधियों को देखें, ठीक है। लेकिन हर कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कहानियों में परिवर्तन आते हैं, कहानियों में ट्विस्ट आता है। तो बायजू की कहानी में ट्विस्ट आया ऐसे कि बायजू को लगा कि यार हमको और पैसे की जरूरत है, हमको और वित्त चाहिए। और बायजू ने एक चीज देखी कि कोविड के समय में क्या हो गया था, सारे बैंक, दुनिया भर के बैंक ऋण बांटने के लिए बेताब थे। यह आपको मैं पहले भी इकोनॉमिक्स में कई बार बता चुका हूं, क्योंकि जब कोविड के समय में अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ गई थी तो क्या हो रहा था, सारे बैंक चाहते थे कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ें और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए वो सस्ते ऋण दे रहे थे। तो जो लिबोर रेट होता था, जो आपका लिबोर रेट क्या होता है, लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जो आपको मैं इकोनॉमिक्स में बढ़ा चुका हूं, यानी कि एक तरह का आप ये मान लीजिए बेंचमार्क दर है कि इससे कम पे बैंक नहीं देंगे। सामान्य तौर पे बैंक जब किसी भी कस्टमर को ऋण देते हैं तो वो उसे लिबोर से लिंक करते हैं। अब लिबोर हालांकि प्रयोग नहीं होता कि लिबोर प्लस इतने % पे आपको ऋण मिलेगा। उस समय लिबोर केवल 0.2% था, एकदम नेग्लिजिबल था। तो बायजू को लगा कि यार क्यों ना, अगर इतना सस्ता मुझे ऋण मिल रहा है तो क्यों ना मैं अपनी इक्विटी देने की बजाय, सामान्य तौर पे जैसे क्या होता है, बायजू जैसी कंपनी अगर फंड लेती है तो कैसे लेती है, मान लीजिए बायजू के पास, बायजू कंपनी की अगर 100% शेयर्स हैं, ठीक है, तो बायजू क्या करेगा, कंपनी की वैल्यूएशन मान लीजिए $22 बिलियन है, तो वो क्या करेगा, अपने एक तरह से मान लीजिए 5% शेयर अगर वो दे देगा किसी को, तो और $22 बिलियन का उनका वैल्यूएशन है, तो 5% उसको हिस्सा यहां पर मिल जाएगा, यानी कि $1.1 बिलियन में वो 5% शेयर किसी को दे सकता है। इसको हम कहते हैं इक्विटी दे के पैसे रेज करना, ठीक है। आपने पैसे लिए लेकिन उसके बदले में आपने इक्विटी दी। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि अगर बाजार, इसमें क्या होता है, कंपनी पे मालिकाना हक आपका कम हो रहा है क्योंकि 5% कंपनी अब किसी और की हो गई। लेकिन ऋण में क्या होता है कि भैया आपने ऋण दिया है, आप उसका ब्याज देंगे, कंपनी पे मालिकाना हक आपका ही है। तो बायजू को लगा कि यार अगर इतने सस्ते में ऋण मिल रहा है तो क्यों ना मैं ऋण ले लूं, मैं अपनी इक्विटी क्यों दूं, अपने शेयर्स क्यों दूं। तो बायजू ने $1.2 बिलियन का ऋण लिया और कितने रेट पे ऋण लिया, लिबोर प्लस 5.5% पे। उस समय लिबोर था 0.2%, तो इफेक्टिवली उस समय बायजू को यह ऋण मात्र 5.7% पे मिला। अब आप सोच सकते हो, एक हाई ग्रोथ स्टार्टअप जो अगर ₹100 लगाता है तो सोचता है कि उससे मेरी कंपनी का वैल्यूएशन 400 गुना हो जाएगा या ₹400 बढ़ जाएगा, 4 गुना कम से कम होगा, उसके लिए 5.7% का इंटरेस्ट रेट तो कुछ भी नहीं है। उसको लगा ये तो बहुत ही सस्ता ऋण है, तो बायजू ने $1.2 बिलियन का ऋण ले लिया, ठीक है। और इस ऋण के साथ बायजू ने अपने विकास की यात्रा कंटिन्यू की। यह ऋण जो है, यह दरअसल बायजू के गले की हड्डी बन गया। कैसे, आइए आपको बताता हूं। इसको बताने के पहले एक बार मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊंगा। पहली बार हिंदी माध्यम की तैयारी में स्टडी IQ IAS हिंदी आपके लिए लेके आया है P2I बैच। P2I बैच स्टडी IQ IAS का अपना एक यूनिक ऑफर होता है। अब बहुत ही यूनिक ऑफरिंग है, हिंदी माध्यम में बहुत कोई भी इसको ऑफर नहीं करता। यानी कि प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक आपकी पूरी तैयारी हम कराएंगे। इसमें क्या होता है, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ तो आपको मेंस की तैयारी के लिए स्टडी IQ IAS का जो हेडक्वार्टर है गुड़गांव, यहां पर बुलाया जाएगा। यहां पर आपकी पूरी पढ़ाई, आपका रहना खाना, सब कुछ, पूरा खर्चा जो है वो संस्थान देगा। आपको कुछ भी इसमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये एक कोर्स आपने ले लिया, उसके बाद आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपके सारे चरण जो है परीक्षा के, उनकी देखभाल हम करेंगे। तो ये P2I कोर्स जो है, इसका पहला बैच, पहली बार हम ये बैच लॉन्च कर रहे हैं हिंदी में। हिंदी में कोई इस तरह के बैचेस नहीं लाता, हम पहले संस्थान है जो लेके आए हैं।
19 जून से पहला बैच आ रहा है। आप एजे लाइव कोड लगाकर 29,999 में, यानी कि बेसिकली 30,000 रुपए में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। शाम को 6 बजे से इसकी क्लासेस होंगी। अगर आपको एकदम गारंटीड सक्सेस चाहिए तो इससे जुड़ना मत भूलिए। बाकी जो हमारे कोर्सेज हैं उनकी जानकारी आपको है ही। हमारा फाउंडेशन कोर्स का बैच 6 भी चल रहा है, एजे लाइव लगा के आप उससे भी जुड़ सकते हैं मात्र 17,500 रुपए में। और साथ के साथ ये P2I नहीं है, याद रखिएगा, ये वाला P2I नहीं है। और जो एनसीईआरटी का बैच है हमारा, जो बैच 2 है जो 10 जून से प्रारंभ हो रहा है, एजे लाइव लगा के आप उससे भी जुड़ सकते हैं 1499 रुपए में। ठीक है, साथ के साथ हमारा जो एक मेरे साथ जुड़े रहना है आपको, तो ये मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, ईमेल आईडी है। इन तरीकों से आप मेरे साथ भी कनेक्टेड रह सकते हैं। चलिए, तो बायजू को मिल गया इतने समय पर, इतने समय के लिए ऋण। हमने ये जाना बायजू को $1.2 बिलियन का मिल गया कर्ज। अब यार बायजू को सामान्य कर्ज नहीं मिला, बायजू को एक विशेष तरह का ऋण मिला जिसको हम कहते हैं टर्म लोन बी। यार देखो क्या होता है, ऋण देने वालों के लिए का भी हम जैसे लोगों के लिए अलग नियम होते हैं और बिजनेसेस के लिए अलग नियम होते हैं। क्योंकि यार बिजनेस का कई बार पैसे की आवश्यकता जो होती है उसकी प्रवृत्ति बहुत अलग होती है। तो टर्म लोन बी में क्या होता है कि आपने एक लंबा चौड़ा ऋण दे दिया और आप जो है ऋण लेने वाली संस्था पे भरोसा करते हैं कि यार ये वापस कर देगा, ये पैसे लेके कहीं भागेगा नहीं। तो आप क्या करते हो, उस ऋण को हर माह चुकाने की आवश्यकता से छुटकारा पा लेते हो। यानी कि जैसे अगर आपने यार मैंने मान लीजिए 5 लाख रुपए का कार लोन लिया तो हमको हर महीने ईएमआई देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, आप एक ऐसे बैंक जो है वो आपके साथ, इसमें क्या होता है, ये मनी कंट्रोल वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन है इस लोन का, कि हो सकता है आपको कोई कोलैटरल भी ना देना पड़े और साथ के साथ आप कुछ समय अंतराल बैंक तय कर, या जिसने भी आपको लोन दिया है वो तय कर देता है कि यार हर 6 महीने बाद आप थोड़े थोड़े पैसे दे देना। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सा ही पैसा होगा। मेजर चंक जो है वो आप एक 5-7 साल का पीरियड होगा, जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद आप हमें पूरा ऋण दे देना। ठीक है, एक साथ आप हमें सारा वापस कर देना, लेकिन उसके बीच में आप थोड़ा बहुत पेमेंट करते रहना, ज्यादा पेमेंट हमको नहीं चाहिए। बेसिकली 5-6 साल तक आप हार्डली कुछ पैसा लेते हो। तो एक तरह से सोच के देखिए, बहुत रिस्की नहीं हो गया ये कि आपने एक कंपनी को 5-6 साल के लिए ऋण दे दिया और इस बीच में आप उससे कुछ खास कलेक्ट कर नहीं रहे हो। तो ऐसा जो ऋण है आप कब देते हो, जब आपको कंपनी पे बेहद भरोसा होता है कि यार ये कंपनी तो बढ़िया करेगी। और यार बायजू उस समय जिस तरह के उठान पर था, कौन बायजू पे भरोसा नहीं करता कि बायजू तो बहुत अच्छा करने ही वाली है। तो ये टर्म लोन बी जो है ये बायजू को मिल गया और इस टर्म लोन बी के तहत जो है बायजू को $1.2 बिलियन का क्रेडिट जो है एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बायजू पे कुछ शर्तें नहीं लगाई गई। भाई इतने पैसे दे रहे हो, कुछ तो शर्तें लगाओगे। बायजू पर शर्त क्या लगाई गई कि भाई आप 2 चीजें करोगे। एक तो आपका जो इंटरनल ऑडिट है आप वो कराओगे कि भाई आपके फाइनेंसेस किस तरह के हैं, आप कहां खर्चा कर रहे हो, कहां से कमा रहे हो, इसका आप इंटरनल ऑडिट कराओगे। और दूसरा, जो क्रेडिट रेटिंग संस्थान होते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच वगैरह, ऐसे किसी संस्थान से आप इस लोन की रेटिंग कराओगे कि ये लोन कितना सुरक्षित है। ये 2 काम बायजू को कराने थे। बायजू तब मान गया हम करा लेंगे, लेकिन एक बार पैसा जेब में आ गया तो बायजू ने इनमें से कुछ भी नहीं किया। ना तो बायजू ने अपने ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट की, ना बायजू ने इस लोन की रेटिंग कराई। तो यहां से जिन लोगों ने यह ऋण दिया था उनका माथा थोड़ा सा ठनकना शुरू हुआ कि यार ये तो हमारी 2 बेसिक शर्तें थी, इतना बड़ा लोन लिया है। भाई $1.2 बिलियन समझते हो कितने होते हैं? $1200 करोड़। समझ रहे हो कितने हो गए? तो कुछ तो इसमें रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है, माफ कीजिएगा, $120 करोड़, 1200 नहीं, 1.2 बिलियन है, $120 करोड़। तो टर्म लोन बी जो होता है ये अपने आप में एक एसेट भी होता है, इसको आप बाजार में बेच भी सकते हो। मतलब मैं समझाता हूं इसका कि लोन को कैसे बेच सकते हो। मान लीजिए अगर ये एक, मान लीजिए पर्सन ए है, इसने बायजू को लोन दिया था। ठीक है, इसने बायजू को लोन दिया। अब बायजू के साथ आपका जो लोन अग्रीमेंट है उसके हिसाब से आपको तो लोन 5-6 साल बाद मिलेगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए पर्सन ए को पैसे की आवश्यकता अभी पड़ गई। ऐसा हो सकता है, होता है भाई दुनिया में बहुत। तो यह कर सकता है कि ये पर्सन ए जो है ये अपना ये लोन किसी पर्सन बी को बेच सकता है और कह सकता है कि भाई देखो मैंने $1.2 बिलियन का तो लोन दिया है और इस पे मान लेते हैं $0.5 बिलियन इंटरेस्ट आएगा, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो एक तरह से बायजू हमें 5 साल बाद $1.7 बिलियन वापस करेगा। ठीक है,
आप मेरे से एक काम करो, $1.1 बिलियन में ही खरीद लो। ऐसा आप बेच सकते हो थोड़ा सा नुकसान करके, या फिर करीब करीब उतने ही पैसे में या थोड़े कम फायदे में। मान लीजिए बोले कि भाई आप एक काम करो, आपको 5 साल बाद $1.7 बिलियन बायजू से मिलेंगे, तो आप अभी $1.3 बिलियन मेरे को दे दो, मेरा काम खत्म होगा। तो अगर ये कंपनी बी जो है ये बायजू पे भरोसा करती है कि हां यार बायजू दे देगा, तो ये खरीद लेगी। तो हुआ क्या, इस लोन को जिन लोगों ने निवेश किया था, जिन लोगों ने लोन दिया था, वो इस लोन को बेचने गए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उनको मार्केट में बेचने में बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि तब तक बायजू का बिजनेस जो था वो गिरना शुरू हो गया था। बायजू की जो छवि थी, जो रेपुटेशन थी, वो गिरनी शुरू हो गई थी। यहां तक कि कई निवेशकों ने तो यह कहा कि भाई $1.2 बिलियन का आपका जो लोन है, उसको हम 30% कम कीमत पर ही खरीदेंगे, यानी कि आपको जितना आपने लोन दिया है उससे कम पैसे देंगे। ऐसे भी कई निवेशक मिले। लेकिन तब भी जैसे तैसे जो ओरिजिनल निवेशक थे उन्होंने इस लोन को बेच दिया। किसी को उन्होंने, किन्हीं कंपनियों को इन लोन को बेच दिया, ठीक है। बेचकर उन्होंने मुक्ति पाई। अब ये जो नए लोग आए जिन्होंने ये लोन खरीदा, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि अब ये पैसा बायजू से वसूलेंगे, इन्होंने बायजू पर डाला दबाव। इन्होंने कहा यार देखो, पीछे वाला जो भी कर रहा था उसका प्रॉब्लम था, आपका जो आचरण है वो सही है नहीं, आपका जो बिहेवियर है वो एक्यूरेट नहीं है, जो आपने कमिट किया था, वादा किया था उसके हिसाब से नहीं है, तो आप कुछ धन तो हमें अभी तुरंत चुकाओ, थोड़ा बहुत पैसा तो आप अभी तुरंत दो, क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं है आप पे, मार्केट में आपकी रेपुटेशन खराब हो गई है, ठीक है। पहले वाले ने आपको जैसे दिया, वो जैसे भी डील कर रहा था वो उसका प्रॉब्लम है, थोड़ा पैसा तो आप हमें अभी दीजिए। इसके अलावा बाजार में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। वो परिवर्तन क्या था कि लिबोर भी बढ़ के 5.5% हो गया। अगर आप मेरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस करते हैं तो मैंने 1000 बार यह पढ़ाया है कि किस तरह से जो कोविड के समय में हमने बहुत ज्यादा विस्तारवादी मुद्रा की नीति बनाई थी, मौद्रिक नीति बनाई थी, उसके बाद दुनिया भर में आ गया इन्फ्लेशन, तो सारे बैंक जो है बेहद संकुचनकारी हो गए, सबने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया आपको बहुत बार। तो इसीलिए लिबोर भी बढ़ के 5.5% हो गई, तो बायजू का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी करीब करीब लिबोर प्लस 5.5 था, करीब 11% हो गया। तो ये लोन अपने आप में बहुत महंगा हो गया। अब बायजू को समझ में आ गया कि यार ये तो बड़ा इनसस्टेनेबल है, कि यार अब मैं कुछ कैसे दूं इनको, साथ के साथ अब तो ये लोन 11% पे हो गया, यार 11% तो बहुत महंगा है, इससे अच्छा तो मैं इक्विटी बेच देता, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए क्या हुआ, बायजू ने क्या कहा, एक ऋण खरीदार जो कंपनी बी थी जिसने ऋण खरीदा था, उस पर यह दबाव बनाया कि भाई, उस पर यह आरोप लगाया कि भाई हमारी एक अपनी बायजू के अंडर बहुत सारी कंपनी आती हैं, तो एक अमेरिकी कंपनी है अल्फा जिसको बायजू ने खरीदा था। तो बायजू ने यह कहा कि ये जो आपका व्यक्ति बी था, जो हमसे पैसे मांग रहा था, इसने मेरी कंपनी अल्फा पर कब्जा करने का प्रयास किया है। और वह बी इसको डिनाई भी नहीं कर रहा। बी कह रहा है भाई मेरा अधिकार है, मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं, आप दे नहीं रहे, तो आपकी जो अमेरिकन सब्सिडरी है मैं उस पर कब्जा कर लूंगा। बायजू कह रहा है यह पूरी तरह से गैर कानूनी है, पूरी तरह से इलीगल है, खराब प्रैक्टिस है। इसको बायजू ने कहा है प्रेडेटरी टैक्टिक, यानी कि आप हमारे संस्थान को, हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो। बायजू ने आरोप यह लगाया है, आपने ऋण दिया है कोई बात नहीं, आप उसको वसूल करने की कोशिश कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो तरीके आप अपना रहे हो कि आप हमारी कंपनी पे कब्जा कर रहे हो, ये प्रेडेटरी टैक्टिक है यार, ये गलत तरीका है। तो ये आरोप लगाकर बायजू ने क्या कहा कि भैया जो $40 मिलियन के पेमेंट का जो हमारा कट ऑफ था, ये हम नहीं देंगे, क्योंकि आपके तरीके ही गलत है, आप षड्यंत्र कर रहे हो हमारे खिलाफ। और बायजू ने उस ऋणदाता को बेसिकली एक कोर्ट में धकेल दिया, उसके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। तो यह मामला है, बेसिकली बायजू को $40 मिलियन देने थे, बायजू ने नहीं दिए, और बायजू ने यह कहा कि भाई आप जो है हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो, और यह हमें स्वीकार्य नहीं है। यह बायजू का आरोप है। यह तो वो है जो बायजू ने कहा। वास्तविकता क्या है, या फिर ऐसा लगता क्या है कि वास्तविकता क्या है? यार देखो, बायजू में वित्तीय संकट है, यह किसी से छुपा नहीं है, यह सबको पता है, यह जानकारी सबको है, यह एकदम स्पष्ट है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बायजू के वित्तीय संकट के एग्जाम्पल्स आप पढ़ना शुरू कर दो इंटरनेट पे तो आपको हजारों मिल जाएंगे। हजारों की संख्या में लोगों को बायजू निकाल चुका है। अभी जब मैं इस क्लास की तैयारी कर रहा था, तब एक बार फिर न्यूज आ गई कि बायजू 1000 और लोगों को नौकरी से निकाल रहा है।
अगर आप एक बढ़ती कंपनी हो तो आप इतने लोगों को क्यों निकालोगे? हजारों की संख्या में आप लोगों को फायर कर रहे हो, निश्चित तौर पे आपके यहां वित्तीय संकट है। गूगल और फेसबुक जहां पर बायजू अपने विज्ञापन रन करता है, उन्होंने बायजू के अकाउंट कुछ समय पहले सस्पेंड कर दिए थे, क्योंकि बायजू एड तो रन कर रहा था पर उन एड का पेमेंट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इन्होंने बायजू के अकाउंट सस्पेंड किए थे। हर कर्मचारी का टैक्स कटता है। जो भी कर्मचारी किसी कंपनी में काम करता है, मैं भी अगर स्टडी आईक्यू में काम करता हूं तो मेरे को जो पैसे मिलते हैं उस पर एक टैक्स कटता है, टीडीएस होता है। वो टैक्स कंपनी काटती है, लेकिन कंपनी का काम होता है कि उसको इनकम टैक्स विभाग में जमा भी करे। बायजू कर्मचारियों का टैक्स तो काट रहा था, लेकिन आयकर विभाग में उसको जमा ना करके उससे दूसरे काम कर रहा था। यह भी अपने आप में एक अपराध है। कोई कंपनी ऐसा क्यों करेगी, बायजू के स्तर की कंपनी, जब आपके पास पैसे की बेहद किल्लत हो? ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ग्राहक हैं जिनके टर्म शीट में लिखा हुआ था कि आप कैंसिल करोगे कोर्स तो आपको रिफंड मिलेगा। बायजू उनका रिफंड लटका के रखे हुए था। इससे भी समझ में आता है कि दरअसल बायजू के अंदर एक वित्तीय संकट चल रहा है। और अब यह मामला कोर्ट में है, तो न्यायालय इस पर तय करेगा कि भाई यह मामला अब किस दिशा में जाए, कैसे जाए। लेकिन हमको समझ में क्या आता है कि ये जो एक बड़े बड़े वैल्यूएशंस के साथ जिस तरह से स्टार्टअप्स में ग्रोथ की एक अंधी दौड़ होती है, जिसमें आप लाभ कमा रहे हो कि नहीं, प्रॉफिट कमा रहे हो कि नहीं, इस पे आपका कोई फोकस नहीं होता। यह दौड़ अक्सर जो है इस प्रकार से खत्म होती है। बायजू का जो वैल्यूएशन था $22 बिलियन का, अलग अलग संस्थान उसको कई बार कम कर चुके हैं। यहां तक भी कहा जा रहा है कि वो वैल्यूएशन अब शायद अपने पुराने वैल्यूएशन का आधा भी नहीं रहा है। तो अब बायजू अगर अपनी इक्विटी पे फंड रेज करेगा तो उसका वैल्यूएशन शायद 10-11 बिलियन से ज्यादा का नहीं होगा। तो अपने आप में यह देखना पड़ेगा, बायजू एक बहुत बहुत गहरे वित्तीय संकट में है। यह देखना पड़ेगा कि इस वित्तीय संकट से वो बाहर निकल पाता है या नहीं, और अगर निकल पाता है तो कैसे निकलेगा। क्योंकि बायजू का संकट जो है, अगर यह और गहराया और इस कंपनी को नुकसान हुआ तो निश्चित तौर पे यह भारत के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़े संकट के तौर पे आएगा। तो यह थी हमारी बायजू के बारे में आज की चर्चा। जाते जाते मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि भाई हमारा P2I कोर्स हिंदी माध्यम में पहली बार, हिंदी माध्यम के इतिहास में पहली बार स्टडी IQ IAS P2I कोर्स लेके आया है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। यानी कि अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर ली तो आप स्टडी IQ IAS के खर्चे पे गुड़गांव आएंगे, यहां पर रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, आपका पूरा खर्चा संस्थान उठाएगा। तो ये P2I कोर्स जो है ये मात्र 30,000 रुपए में, 29,999 में उपलब्ध है। एजे लाइव कोड लगा के आप इसको ले सकते हैं। 19 जून से इसका पहला बैच शुरू है। ज्यादा समय नहीं है क्योंकि आप लेट ऑलरेडी हो रहे हैं, तो जल्दी अपना डिसीजन लीजिए। शाम 6 बजे से इसका बैच प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा हमारे बाकी बैचेस जो होते हैं, हमारा फाउंडेशन बैच, आप एजे लाइव कोड लगा के उसको भी ले सकते हैं 17,500 रुपए में। 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है। एनसीईआरटी कोर्स का हमारे जो सेकंड बैच है वो भी अब हमारा शुरू हो चुका है। ये सेकंड बैच जो है वो 10 जून से हमारा प्रारंभ होने वाला है। तो आप इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। एजे लाइव कोड लगा के मात्र 1,500 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं, 1,499 रुपए में। और साथ के साथ अगर आपको इसमें कोई डाउट है, आपको कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप मेरे से यहां संपर्क कर सकते हैं। अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है। अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है। तो इन तरीकों से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अपने कमेंट्स के माध्यम से मेरे को बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर कोई एक ऐसा टॉपिक है जो न्यूज में है, इकोनॉमिक्स का हो सकता है, किसी और चीज का भी हो सकता है, जिस पर आप मेरे से जानकारी चाहते हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उसको जरूर कवर करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।